एडमिशन के नाम पर लूट मच रही है। कैपिटेशन फीस को जब गैरकानूनी बना दिया गया तो अब स्कूल नाम बदल बदल कर लूट जारी रख रही है। हैदराबाद के कुछ निजी स्कूल तो एडमिशन के समय वन टाइम फीस के नाम पर 7-7 लाख रुपए वसूल रहे हैं। इस पर नाराजगी जताते हुए हैदराबाद हाई कोर्ट ने स्कूलों को फटकार लगाई और राज्य सरकार से शिक्षा के नाम पर चल रहे इस धंधे को रोकने के सुझाव मांगे हैं। लेकिन ये समस्या सिर्फ हैदराबाद की नहीं है। देश भर में ऐसे स्कूल पेरेंट्स को लूटते रहते हैं, कभी बिल्डिंग डेवलपमेंट के नाम पर, कभी कंप्यूटर फीस बोलकर या कभी कुछ और। ये मनमानी कब और कैसे रुकेगी, इस पर हम आज खास चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं हैदराबाद स्कूल पेरेंट एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर आशीष नरेडी, सुप्रीम कोर्ट के वकील और ऑल इंडिया पेरेंट एसोसिएशन के अशोक अग्रवाल और दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के आरसी जैन। स्वागत है आप सबका। आरसी जैन साहब, पहले आपका हम पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहेंगे, क्योंकि ये शिकायत दिल्ली में भी अक्सर होती है कि क्यों निजी स्कूल्स इतने भारी भरकम फीस लेते हैं, लूटते हैं, बढ़ाते रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, समस्या ये है कि दिल्ली में दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट में एक प्रोविजन है कि जितनी फीस, जितनी सैलरी गवर्नमेंट देती है उतनी सैलरी देने के लिए हम लोग बाध्य हैं। साल में दो समय तो डीए की किस्तें आ जाती हैं, साल की इंक्रीमेंट आ जाती है, और अब ये जो 25% सरकार फ्री में बच्चे पढ़वा रही है, इसके लिए सरकार 1 रुपया देती नहीं है। ऐसी स्थिति में जो 75% पेरेंट्स हैं उनके ऊपर ये बोझ पड़ता है, और वो बोझ भी अगर बियर उनको करना पड़ता है तो वो स्कूलों के खिलाफ चिल्लाते हैं। दूसरा ये है कि दिल्ली में डिमांड और सप्लाई पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। आपने आरटी लागू किया, आरटी लागू करने के नाम पे आपने जो बच्चे पहले 50 बच्चे क्लास में होते थे, अब उसको आपने 40 कर दिया, और 40 में से भी 10 बच्चे आपने ईडब्ल्यूएस के नाम पे बाहर कर दिए। जो ये 20 बच्चे 50 में से बाहर हुए, सरकार ने इनके लिए एक्स्ट्रा स्कूल बनाए नहीं। जैन तो साहब, स्थिति में ये जो डिमांड, जी जैन साहब, नहीं, आप सही बोल रहे हैं कि फीस जो आप लेते हैं उससे आपको स्कूल टीचर के, नहीं वो सही इस हिसाब से बोल रहे हैं कि आपको टीचर के पगार देने होते हैं जो सरकार निर्धारित करती है, आरटीई के बच्चे पढ़ाने होते हैं, लेकिन कोई हिसाब तो होगा कि कितने पैसे लगते हैं इसके। अशोक अग्रवाल जी जो इनकी दो दलील है, उनका जवाब दे दीजिए। नहीं, देखिए फीस, टीचर्स को सैलरी देने के लिए पैसे चाहिए, इसके ऊपर कभी किसी पेरेंट ने डिस्प्यूट नहीं किया है। लेकिन सवाल तो ये है कि जिस चीज के लिए नहीं चाहिए उसके लिए भी आप लेते हैं। और जैन साहब ये बिल्कुल गलत बता रहे हैं कि जो 25% का जो है वो बोझा भी पेरेंट्स के, तो बिल्कुल लीगली और फैक्चुअली इनकरेक्ट है। दिल्ली जैसी जगह में 1300 रुपया पर चाइल्ड इनको ईडब्ल्यूएस का मिलता है। मुझे तो लगता है कि दिल्ली, हिंदुस्तान के जो इस तरीके जो सरकार फिक्स करती है, सरकार जो अपने बच्चे में खर्च करती है ना, वो मेरे ख्याल से उससे ज्यादा इनको लेना नहीं चाहिए। और अगर लेने की बात करते हैं तो इनको जस्टिफाई करना चाहिए। 3600 रुपए एक बच्चे पे दिल्ली सरकार का खर्च आता है। और कानूनी तौर पे दिल्ली में जो 400 क्लियर है कि अच्छा, ओके, मैं जाना चाहती हूँ आशीष नरेडी साहब के पास, क्योंकि ये दिल्ली की समस्या भी है, मुंबई की समस्या है, लेकिन ये कहानी शुरू हुई है हैदराबाद से। आशीष जी, आप लोग गए कोर्ट में पूरा एक एसोसिएशन बनाकर, पेरेंट्स का एसोसिएशन बनाकर, और आपने बात की 7 लाख रुपए वन टाइम फीस। कैसे मांग लिया इतना फीस स्कूल ने, और क्या बोलकर मांग रहे हैं? क्या वो भी कह रहे हैं कि हमें फीस देनी, टीचर की सैलरी देनी है, हम क्या करें, बेचारे हमारी हालत देखिए? वो तो बोलते ही हैं, और ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, और फिर बड़े बड़े गाड़ी वगैरह में घूमते रहते हैं। और इसका तथ्य आप एक ही बात से जान सकते हैं कि यहाँ की तेलंगाना राष्ट्र समिति की सरकार ने एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई थी 12 स्कूलों के ऊपर, और उन 12 स्कूलों में क्या स्थिति पाई गई उसके ऊपर यहाँ के कमिश्नर ऑफ स्कूल एजुकेशन ने एक स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट 12 दिसंबर 2015 को प्रेस में पब्लिश्ड है। उसमें उन्होंने लिखा है कि स्कूल्स आर इंडल्जिंग इन टू मच प्रॉफिटियरिंग, माने जितनी आवश्यकता है उससे बहुत ज्यादा ये पैसा कमा रहे हैं। किसी ने पूछा कि भाई कितना, तो ये बता रहे हैं लगभग 50 से 70% जो फीस यहाँ पे अभिभावक दे रहे हैं, 50 से 70% उसका ये स्कूल के मुनाफे में जा रहा है। अब आप हमारी विडंबना देखिए कि स्कूल शिक्षा डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, कमिश्नर ऑफ स्कूल एजुकेशन, वो ऐसा स्टेटमेंट प्रेस में दे रहे हैं
के 70% ये प्रॉफिट मुनाफा कमा रहे हैं, और उसके बावजूद आज तक किसी स्कूल पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ऐसी दुस्थिति यहाँ पर हैदराबाद में बिजनेस है, ऐसा कौन सा एक कोई भी कंपनी है जिसका इतना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन हो? और मैं इसमें एक मतलब ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो एक अलग ही कैटेगरी में है। लेकिन जैन साहब आप सुनिए, मई में इस साल मई में मैं इसमें एक बात बताना चाहूंगा जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा जो संस्थाएं हैं उनको नो प्रॉफिट नो लॉस के एक फॉर्मूले पर चलना चाहिए। अच्छा ठीक है, आप कह रहे कि नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं हो सकता, एनजीओ नहीं एक बिजनेस है, लेकिन एक लिमिट में प्रॉफिट बनाए। मैं आपको बताना चाहूंगा। हेलो जी जी जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उसी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी फैसला दिया है कि आप जिस प्रकार की सुविधाएं अपने स्कूल में देते हैं उसके हिसाब से आप फीस भी तय करते हैं। और जैसा भी बता रहे थे रेड्डी साहब, मैं इनकी जानकारी में दे दूं कि दिल्ली में 2011 में जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी इसी बात के लिए बनी थी। हाई कोर्ट ने उसको बनाया था कि वो ये बताए कि किस स्कूल की कितनी फीस होनी चाहिए ताकि उसका खर्चा प्रॉपर हो सके। पर जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी के आज 4 साल हो गए, 1000 स्कूलों का इंस्पेक्शन कर चुकी है, आज तक भी उसने ये नहीं बताया कि इस स्कूल की इतनी फीस होनी चाहिए ताकि इसका खर्चा प्रॉपर चल सके। तो 4 साल में उसने किसी की 300 रुपए फीस है उसको आप 10 रुपए वापस करो। मिसलीडिंग अग्रवाल साहब मिसलीडिंग नहीं है, मिसलीडिंग नहीं है। उनका काम ये थोड़ी था, उनका काम अच्छा ये बताएं, एकदम गलत वक्तव्य दे रहे हैं। प्लीज जैन साहब जो दलील दे रहे हैं उसका जवाब पहले अग्रवाल जी दे और फिर नरेडी जी दे। जी अग्रवाल जी। देखिए यही हमारे देश में जो है ना, एजुकेशन एक ऐसा एरिया है जहां पे लीगली प्रॉफिटरिंग जो है ना वो प्रोहिबिटेड है। 2010 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने दिल्ली के 25 स्कूलों की रैंडम जो है ऑडिटिंग की थी और उसमें 22 लोगों को उन्होंने बताया था कि किस तरीके से मतलब बे इंतहा प्रॉफिटरिंग, और सिर्फ ये लोग ऐसा नहीं पेरेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये अपने एम्प्लॉइज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं किस तरीके से, वो भी उस कैग की रिपोर्ट में थी। अब पॉइंट ये है कि आप जब प्रॉफिटरिंग, आप अगर आपको किसने कहा है स्कूल खोलने के लिए? जब लॉ ये है कि आप प्रॉफिटरिंग नहीं कर सकते तो आप बस स्कूल खोलिए अगर आपको प्रॉफिटरिंग करनी है तो। अशोक जी एक बात मैं कहना चाहूंगा, मेरे से कई बार अफसरों ने भी ये कहा कि आपको मैं कुछ इजाजत नहीं बोलने की। एक मिनट अपनी बात खत्म करूंगा। आप जैसे अफसर, आप जैसे लोग कई बार कहते हैं कि आपको किसने कहा स्कूल खोलने के लिए। मैंने 60 साल इस देश की सरकारों पे भरोसा किया। जब मैंने देखा कि मेरे बच्चे टेंट में पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ रहे, तब हम जैसे लोगों ने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में आज स्थिति यह है कि दिल्ली नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, अमेरिका तक में हिंदुस्तान की शिक्षा का डंका बजा। इट इज ड्यू टू दीज पब्लिक स्कूल्स। मैंने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए आप ये नहीं कह सकते कि किसने कहा स्कूल खोलने के लिए। अग्रवाल जी और आशीष जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी एक बात तो सुन लीजिए। फैक्ट ये है कि जो सरकारी स्कूल है वो किस खराब हालत में है सब जानते हैं। कोई अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजना चाहता है, चाहे वो जितने भी गरीब है, अमीर है, जो भी है, वो अपना पेट काटकर निजी स्कूल में बच्चों को भेजते हैं। और जिस तरह से बच्चे पढ़ के निकलते हैं वो इन स्कूलों की वजह से पढ़ के निकलते हैं। उनको भी अपना एक मार्जिन रखना है, ठीक है, समझते हैं स्कूल अच्छा भी काम कर रहे हैं, लेकिन कोई एक लिमिट होगी। ये अब सवाल है कि ये लिमिट के हद से बाहर चले गया और इसको कौन कंट्रोल करेगा, इसको कौन रेगुलेट करेगा? आशीष जी मैं बताता हूँ। आशीष जी फिर आप आइए। इसके पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं कुछ एक आध चीजें जैन साहब को बताना जा रहा था। उन्होंने जो 2 वक्तव्य दिए हैं दोनों गलत हैं। पहले तो उन्होंने ये बताया कि दिल्ली में उनको गवर्नमेंट स्केल की जो यूजीसी या जो स्केल की सैलरी देनी होती है उसके देने के वजह से इनको अपनी फीस बढ़ानी पड़ती है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जस्टिस अनिल देव सिंह की कमेटी का इन्होंने जिक्र किया। मैं उसी जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी का सहारा लेकर सबको ये बताना चाहता हूं, और अग्रवाल साहब
उस पर शायद और रोशनी डाल पाएंगे कि जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी ने दिल्ली में इसी खाते का निरीक्षण करके ये पाया कि स्कूल अपने खाते मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये खाली कहते हैं कि हमको टीचर को इतनी सैलरी देनी चाहिए, इस वजह से हम फीस बढ़ा रहे हैं, पर जस्टिस अनिल देव सिंह ने बैलेंस शीट, ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के साथ ये बताया है कि ये सच नहीं है। और मेरे ख्याल से करीबन 350 से 400 करोड़ रुपया दिल्ली के पेरेंट्स को वापस देने के लिए ऑर्डर दिया है, जिसमें से शायद एक भी अगर हुआ हो तो मुझे अच्छा लगेगा। 350 से 400 करोड़ रुपए वापस देने का ऑर्डर दिया दिल्ली के, सिर्फ दिल्ली के पेरेंट्स को। जी आरसी जैन जी, मैं आपके चैनल पे बहुत जिम्मेदारी से स्टेटमेंट दे रहा हूं। आप जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी को देखेगा, उसको क्या काम बोला गया था। उनको बोला गया था कि आप स्कूल की फीस देख करके छठा वेतन आयोग लागू करना है, ये बताइएगा कि किस स्कूल के लिए कितनी फीस आवश्यक है। जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी ने एक स्कूल को नहीं बताया। जस्टिस जैन साहब रुकिए, हम इस कमेटी के डिटेल्स में ना फंसे। आप सिंपल चीजें जो सब पेरेंट्स फेस करते हैं, एक्सपीरियंसेस सब जो सुनने में आता है और जो हम फेस करते हैं, ये मैं आपको पूछ रही हूँ। कोई भी अगर इवेंट हुआ, एक कॉस्ट्यूम दिलाना है बच्चे को 1500 रुपए से 2000 रुपए, कोई पिकनिक पे जाना है 1500 रुपए से 2000 रुपए, कंप्यूटर लैब बनवाना है उसके लिए यहाँ पर हैदराबाद के केस में, दिल्ली के केस में 20-20 हजार रुपए ज्यादा, क्योंकि हम कंप्यूटर लैब बनाएंगे इस साल से। ट्रांसपेरेंसी कहीं भी नहीं है। अच्छा, जब बुक्स और यूनिफॉर्म लेने हैं, कुछ स्कूल्स लिस्ट पकड़ा देते हैं, आप यहीं से लीजिए, जिस दाम पर है वहीं से लीजिए। टाई अप है, किसको कितने पैसे मिल रहे हैं, पेरेंट्स को कुछ पता नहीं है। आप मानते हैं जैन साहब कि इरेगुलरिटीज हो रही हैं? लोगों का हक है ये जानने के लिए किस चीज के लिए पैसे दे रहे हैं। बिल्कुल मैं मानता हूं, पर उसके लिए सरकार के पास मैकेनिज्म है, उसका इस्तेमाल करे, ना कि स्कूलों को एक्सप्लॉइट करे। सरकार से एक सवाल और भी है कि जो सरकार इन स्कूलों से सारे चार्ज कमर्शियल लेती है, करोड़ों रुपए एकड़ के हिसाब से जमीन देती है, और उसके बावजूद फिर सरकार इनके ऊपर वाच रखती है, उसके बावजूद 25% बच्चे फ्री पढ़वा रही है। ये सब चीजें भी तो सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उनसे लोगों को पूछना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल इसका जो सर डीडीए लैंड के नाम पे आपने एक दफा मुझे लैंड दे दिया, क्या उसमें पैसे का पेड़ थोड़ी लगा के उसमें से आप जो है ना फीस का खर्चा पूरा करते रहेंगे? आखिर मुझे वो पैसा कहां से लाना है? आपने 75% पेरेंट्स की कभी आवाज, जब आप 25% का बोझ, जब आपको जमीन दी गई थी उसमें लिखा था कि आप इतने % बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे। आपने मतलब शताब्दी पूरे 10-10 साल, 20-20, 30-30 साल पढ़ाया नहीं, और जब सरकार कोर्ट के इंटरवेंशन पे सरकार ने आप पे जवाब दिया तब आप चिल्लाने लग रहे हैं। क्यों ली थी आपने जमीन वो है का कंडीशन से? अच्छा नहीं, ये देखिए आरटीई की बात कर रहे हैं आरसी जैन, यानी जो सरकार द्वारा एक निर्धारित नियम है कि कुछ बच्चे, एक परसेंटेज है बच्चों का, उनको मुफ्त में सरकार पढ़ाएगी अंडर राइट टू एजुकेशन। ऐसे भी कई शिकायतें आती है कि स्कूल्स इसको पूरा नहीं करती, स्कूल्स इसको पूरा भी नहीं करती, कोई ना कोई बहाना बनाती है। छोटा सा ब्रेक, हर एक बच्चे का पैसा देती है सरकार। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम समाधान पर आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़वाने में, आगे बढ़वाने में पेरेंट्स और स्कूल को एक साथ काम करना पड़ता है, करना ही होगा। तो हम कोशिश करेंगे एक सोल्यूशन निकाले। छोटे से ब्रेक के बाद जाएगा नहीं। क्या शिक्षा एक बिजनेस हो सकता है या ये समाज सेवा हो सकता है? सारे विवाद के जड़ पर ये एक मूल सवाल है, क्योंकि स्कूल फीस को लेकर परेशान है पेरेंट्स। हैदराबाद में किस्सा निकल कर आया है जहां पर वन टाइम फीस के नाम पर 7 लाख रुपए मांगे गए। हैदराबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, लेकिन ये मामला सिर्फ हैदराबाद का नहीं है। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ है जिनसे हम चर्चा लगातार कर रहे हैं इस बारे में। जैन साहब, सवाल ये है कि क्या एक लिमिट के बाहर फीस नहीं लिए जा रहे हैं पेरेंट्स से? जैसे बिल्डिंग फीस जो ली जाती है उसके लिए क्लियर रूल है कि 6000 रुपए प्रति साल आपको लेने हैं, लेकिन स्कूल मनमानी अमाउंट लेते हैं। ये भी एक फैक्ट है जिसके बारे में शायद लोग खुलकर ना बोले कि कई स्कूलों में एडमिशन होता है घूस देकर। घूस देते हैं पेरेंट्स, मैनेजमेंट कोटा से मिलता है या किसी और कोटा से, और फिर एडमिशन होता है। ये वेल नोन फैक्ट्स है। देखिए, मैंने एक बात कही है,
जो बिल्डिंग फीस के नाम पे पैसा लेता है, जिस प्रकार से गलत तरीके से पैसा लेता है, पेरेंट्स को आगे आकर के उनके खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए, डायरेक्टरेट में कंप्लेंट करनी चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट में कंप्लेंट करनी चाहिए, और उसके लिए पेरेंट्स को आगे आना पड़ेगा। पर जो कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे सरकार भी अगर इन स्कूलों के साथ खड़ी होती है, जैसे अशोक अग्रवाल जी ने कहा कि फ्री में लैंड मिलती है, मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अशोक अग्रवाल जी एक भी स्कूल को ऐसा बता दे दिल्ली में जिसको फ्री में लैंड मिली हो। दूसरी बात यह है कि सरकार इन स्कूलों से 4.5 कमर्शियल लेती है, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट का यह आदेश है कि जितना आप अपने स्कूलों से टैक्स लेते हैं उतना इन स्कूलों से लेना चाहिए। अब सरकार तो इनसे चाहती है कि भगत सिंह इनके यहां पैदा हो, पर उसके साथ ये सरकार हाथ नहीं बढ़ाना चाहती। समस्या यह है कि पेरेंट्स को मोटी मोटी फीस देनी पड़ती है, इसलिए जैन साहब संस्कृति स्कूल को 1 रुपए में लैंड मिली है, नहीं मिली है? संस्कृति स्कूल और संस्कृति स्कूल एलीट स्कूल है, संस्कृति स्कूल IAS। नहीं, मैं बताता हूँ ना, मैं संस्कृति स्कूल का बचाव नहीं कर रहा, मैं संस्कृति स्कूल का बचाव नहीं कर रहा हूँ सर। नहीं, आपने पूछा कि कौन से स्कूल को लैंड मिली है, वो नाम गिना रहे हैं स्कूलों का। खैर, इंडिविजुअल स्कूल की बात नहीं है, नहीं, इंडिविजुअल स्कूल की बात है ही नहीं। बात ये है, अब तो करोड़ों नहीं, क्वेश्चन ये है, अब 5,000 रुपए एकड़ पे जमीन मिली है, 5,000 रुपए एकड़। आशीष जी जैन साहब कह रहे हैं कि अगर कोई गलत तरीके से फीस ले रहा है तो पेरेंट्स सामने आए, लेकिन ये इंडिविजुअल लेवल पर कितना मुश्किल है। अगर आपका बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है, आप जाकर स्कूल से लड़ाई शुरू कर देंगे, आपको ये डर नहीं होगा कि आपके बच्चे पर क्या असर होगा? आशीष जी नहीं, आप कहीं अन्याय हो रहा है तो अगर आपके साथ कहीं अन्याय हो रहा है तो आपको आगे तो आना पड़ेगा। अगर कुछ आशीष जी, एक एसोसिएशन के पीछे शायद साथ में आकर पेरेंट्स सामने आए, लेकिन इंडिविजुअली मुझे नहीं लगता कि आज के दिन में प्रैक्टिकली किसी की हिम्मत होगी कि वो जाकर स्कूल प्रिंसिपल से कहे कि आप फीस मत लीजिए और उम्मीद करें कि उनके बच्चे पर असर ना पड़े। नहीं आते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इंडिविजुअल लेवल पे अशोक अग्रवाल, देखिए इन्हीं अशोक अग्रवाल ने उनको न्याय दिलाया, मैं इनकी तारीफ भी करता हूँ। जहाँ गलत काम हुआ है, जहाँ गलत काम हुआ है करके बोले, जेंटलमैन प्लीज। आशीष जी बोलेंगे सिर्फ इस वक्त, प्लीज आशीष जी। जी आप सही कह रहे हैं। इंडिविजुअल लेवल पर व्यक्तिगत तौर पे हम लोग व्यक्तिगत तौर पे जाके करना बहुत मुश्किल है। व्यक्तिगत तौर पे ही नहीं, आप एसोसिएशन बनाएंगे। हम लोगों ने एसोसिएशन कैसे स्टार्ट की हमें पता है। जुमला में 5 लोग आते थे, आज की डेट में हमारे पास करीबन 50-60 हजार लोग हमारे सपोर्ट में आ रहे हैं। बट जब हम लोगों ने शुरुआत की थी उस दौरान की स्थिति अलग थी। खैर जो भी हो, व्यक्तिगत तौर पे आप करें या संस्था के तौर पे आप करें, जैन साहब जैसे बोल रहे हैं, अगर कोई ले रहा है गलत तरीके से पैसा तो आप जाके कंप्लेंट करिए। मैं आपको हैदराबाद की स्थिति बताऊं, यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक जियो पास किया था जिसमें ये क्लियरली लिखा था कि 5,000 रुपए से बढ़कर आप एडमिशन के टाइम पे 1 टाइम फीस नहीं ले सकते। ठीक है, तो नियमों में लिखा है 5,000 से बढ़ के ऊपर आप नहीं ले सकते। और हाईकोर्ट में क्या हुआ है आप खुद देखिए, 7 लाख रुपए गवर्नमेंट हमसे एविडेंस मांग रही थी। मैं अपने साथ रसीद लेके आया हूं, आप भी अपने चैनल पे देखिए, इस पे लिखा है 1 लाख रुपए एडमिशन फीस करके लिखा है साफ साफ तौर पर। कई स्कूल का 2,30,000 2,40,000 लेते हैं। आशीष जी मुझे लगता है जितने लोग ये शो देख रहे हैं सबने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा या इसके बारे में सुना होगा। सवाल है कि सोल्यूशन क्या है, क्योंकि अशोक अग्रवाल नई दिल्ली में ही मार्च में 18 स्टेट के पेरेंट्स आए थे ये कहने के लिए कि एक सेंट्रल कोई रूल या लेजिस्लेशन बने जिसमें सारे देश के स्कूल्स उसके अंडर आए। क्या वहां पे सोल्यूशन नजर आता है आपको? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, सोल्यूशन है इसमें। हम एक तरफ तो हमें ना सेंट्रल लॉ लाने की जरूरत है, क्योंकि इस टाइम सिर्फ 3 स्टेट्स के अंदर कानून है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान। मुझे लगता है कि एक सेंट्रल लॉ लाना चाहिए, वो पूरे देश की प्रॉब्लम है और उसमें प्रॉफिटरिंग को माइनस करके फीस बनानी चाहिए। दूसरा ये कि जो सबसे बढ़िया बात है वो ये है, क्योंकि नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस है, इसकी जो मैनेजमेंट कमेटी है ना उसमें 50% अगर पेरेंट्स को रिप्रेजेंटेशन दे दोगे आप, तो मुझे लगता है कि प्राइवेट स्कूल की क्वालिटी भी बढ़ेगी। अच्छा, एक काउंटर क्वेश्चन आपको अग्रवाल जी, क्योंकि जैन साहब अकेले स्कूल्स का पॉइंट डिफेंड करें, लेकिन एक काउंटर क्वेश्चन, अगर आप स्कूल्स को प्रॉफिट नहीं बनाने दें और अपने टीचर्स को बढ़िया सैलरी नहीं देने दें
तो क्वालिफाइड और टैलेंटेड टीचर्स क्यों आएंगे स्कूल्स में? वो इस प्रोफेशन में क्यों आएंगे? देखिए क्या उनको बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है? क्या आप नहीं चाहेंगे कि बच्चों को बेस्ट टीचर्स मिले? देखिए इसमें कभी लड़ाई नहीं हुई है कि टीचर्स को सैलरी मिलनी चाहिए। रेदर हम लोग लड़ते हैं कि टीचर्स को, हमने ये भी डिमांड करी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऐसा लॉ लाए जो पूरे देश में जो है पे कमीशन की सैलरी मिले लोगों को। लेकिन ये जो प्राइवेट स्कूल्स है ना, ये एक तरफ एम्प्लॉइज को लूट रहे हैं, सरकार को लूट रहे हैं, पेरेंट्स को लूट रहे हैं। ये इससे बड़ा प्रॉफिटिंग क्या है? जैन साहब खाते खोल देने चाहिए, आपको बताना चाहूंगा, खाते खोल देने चाहिए। ओके नहीं, जैन साहब और फिर आशीष, आरती जैन और फिर आशीष। स्टेट को लेकर के 24 तारीख को दिल्ली के 22 स्टेट को लेकर के मैंने जंतर मंतर पे डे लॉन्ग धरना दिया था और मैंने ये मांग की थी कि सरकार एक तो जो इस प्रकार से इनके खिलाफ उंगली उठाती है, इनसे जो कमर्शियल चार्ज लेती है और फीस के हिसाब से इनकी सैलरी तो होनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स ये सारी सुविधाएं भी चाहता है। पेरेंट्स ये भी चाहता है कि बेहतर स्टाफ हो, पेरेंट्स ये भी चाहता है कि मेरे बच्चे को सब चीज मिलनी चाहिए जो आज की वो एजुकेशन में चाहिए, और उसके लिए वो फीस भी पे नहीं करना चाहता। कुछ लोग नहीं जो इस प्रकार से जैन साहब, मुझे नहीं लगता है कि कोई पेरेंट मुफ्त में एजुकेशन चाहता है और फीस नहीं देना चाहता है और नहीं चाहता है कि टीचरों को सैलरी नहीं मिले। लेकिन जो पारदर्शिता की एक बात है, ट्रांसपेरेंसी, आप खाते खोल दीजिए ना, अपने स्कूलों के खाते खोल दीजिए, उनका ऑडिट होने दीजिए। खुले हैं खाते मैडम जी, खाते खुले हैं। हर साल डायरेक्टरेट में हर स्कूल का खाता जाता है, वो वहाँ अभी फीस बढ़ाने से पहले बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि तो गवर्नमेंट के नॉमिनी होते हैं, तो स्कूल एजुकेशन। अरे जैन साहब, आशीष लास्ट वर्ड आशीष का, क्योंकि इस वक्त वो लड़ाई लड़े हैदराबाद हाई कोर्ट में। लास्ट वर्ड आशीष, क्या है रास्ता जहां पर स्कूल को भी आप डिसइंसेंटिवाइज ना करो? ये नहीं करो कि आप ना चलाए स्कूल्स, क्योंकि स्कूल्स की जरूरत है। जी, इस स्कूल्स को कोई डिसइंसेंटिवाइज नहीं करना चाहता, और जो जयंत साहब बोल रहे हैं उसका तथ्य आप इसी बात से देख सकते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जो कानून लाना चाहती है, वहां पे स्कूल के मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि आपका जो रूल है कि टीचर को इतनी सैलरी मिले, उसको स्कूल के मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि आप उसको रूल हटा दीजिए, हम कम सैलरी देना चाहते हैं। और अभिभावक बोल रहे हैं कि नहीं, टीचर को तो आप सैलरी दीजिए। तो अग्रवाल साहब इसी के लिए बड़ी मुहिम चढ़े हुए हैं वहां पर। 18 तारीख को नहीं देना चाहते, हम ये चाहते हैं कि फीस के हिसाब से सैलरी तय हो। एक और चीज मैं बता दूं, उसके बाद आप अपनी बात रख सकते हैं। तो स्कूल्स को डिसइंसेंटिवाइज करने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, और जो सोल्यूशन की बात हो रही थी, वो सोल्यूशन ऑल इंडिया लेवल पे आप प्रोफेशनल कॉलेजेस को देखेंगे तो वो सोल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है, तेलंगाना में भी है। और ये सोल्यूशन है एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमेटी, जो सुप्रीम कोर्ट के एक सेंट्रल कमेटी हो, सेंट्रल रूल हो, वहां से एक शुरुआत हो सकती है। लेकिन जाते जाते बस एक थॉट, कुछ स्कूल्स अगर बच्चे टाइम पर फीस ना पे कर पाए, पेरेंट्स किसी भी कारण से, वो बच्चे पर गुस्सा निकालते हैं, या तो उनको बाहर खड़ा किया जाता है, जलील किया जाता है सबके सामने, और दूसरी तरफ इतने लाखों के वन टाइम फीस लेते हुए पलक तक नहीं झपकाते हैं। शायद स्कूल चलाने वालों को भी सोचना चाहिए कि क्यों वो इस प्रोफेशन में आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ आज के इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।